गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के क्रम में आज हम एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है जनसंख्या। अब इस जनसंख्या चैप्टर में भाई क्या क्या सीखेंगे हम लोग। तो जनगणना के बारे में जानेंगे हम लोग। जनगणना क्या होती है, ठीक है। इसमें हम लोग जनगणना देखेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो देखेंगे। कहाँ पे कितनी जनसंख्या घनत्व है वो भी, कुछ डेटा भी देखते चलेंगे साथ साथ में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है वो देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद आयु संरचना के बारे में देखेंगे कि किसी देश में कितना महत्वपूर्ण है आयु संरचना, ये क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। लिंगानुपात क्या होता है, अब तक हम लोग सुनते आए हैं, ये क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। साक्षर व्यक्ति कौन है, खूब हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर इतनी है, लेकिन साक्षर व्यक्ति है कौन, ये चीजें देखेंगे हम लोग। फिर व्यवसायिक संरचना देखेंगे ये। फिर उसके बाद स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में देखेंगे, ठीक है। इतनी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा, मुझे रीजन बताइएगा कि क्या और क्या कंटेंट चाहिए आपको, क्यों पसंद नहीं आया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भाई देखते हैं जनसंख्या जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, क्या होता है। तो किसी निश्चित समय में किसी खास जगह पर, वो देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, किसी निश्चित समय में किसी खास जगह पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, ठीक है। रहने वाले लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब ये देखते हैं हम लोग कि भाई ये जनसंख्या तो हो गई, तो फिर जनगणना क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें बताया गया किसी निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये अभी साल 2025 चल रहा है, तो भाई 2025 में इस जगह का ये कोई अपना मान लीजिए प्यारा राज्य बिहार है, ठीक है। तो भाई इस बिहार में 2025 का जो समय है उस टाइम पे जनसंख्या कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे किसी निश्चित समय की बात नहीं करूँ तो 25 में जनसंख्या ये है, पता चला 26 में ये हो गई, तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि निश्चित समय में किसी खास जगह पर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या ही क्या है, जनसंख्या, ठीक है। तो फिर जनगणना क्या है, ये हो गया डिफिनीशन एनसीईआरटी एससीईआरटी के हिसाब से। जनगणना भाई किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक समय अंतराल की बात किया जाता है। जैसे भारत में आमतौर पर ये 10 साल का समय अंतराल होता है कि हर 10 साल पे जनगणना की जाती है, ठीक है। तो जन जैसे 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी, तो ऐसे। तो इसमें एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना, समझ रहे हैं। किसी एक निश्चित समय अंतराल, अब ये समय अंतराल अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना। क्लियर, जनगणना कहलाती है, ठीक है। अब ये आप समझ गए जनसंख्या क्या होती है, जनगणना क्या होती है। तो भाई भारत में देख लेते हैं कि जनगणना कब शुरू हुई थी। तो लॉर्ड मेयो एक थे, लॉर्ड मेयो, इनके टाइम पे 1872 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ये पूरी तरह से ठीक ठाक जनगणना नहीं हो पाई थी। इस पे कमेटी बैठी और उसके बाद 1881 से इसको रेगुलर कर दिया गया। भाई
वो यहीं पे प्लान बना कि हर 10 साल पे क्या होगा, जनगणना होगी। ठीक है, तो पहली अगर जनगणना एग्जाम में पूछी जाए कि पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 लॉर्ड मेयो थे उस टाइम पे, ये वायसराय के रूप में आए थे। आपको पता है कि आगे मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ आपको, कि 6 to 9 का मैंने कवर कर दिया है। अब 9 to 12 यानी कि इसका अपग्रेडेड वर्जन मैं आपको अब आप सबके सामने हर सब्जेक्ट का लाऊंगा, और साथ में मैथ भी अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक मैथ का भी आएगा और एक टॉपिक यहाँ से पॉलिटी में शुरू करने वाला हूँ, और साथ में मैथ भी शुरू करूंगा। ठीक है, तो चूंकि क्या है कि मेरा जो मैथ का मैंने अपने पढ़ने के टाइम पे जो नोट्स बनाया था, वो यहाँ नहीं, वो शायद पटना में किसी दोस्त के यहाँ मेरा छूट गया है, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगा उसको। और अभी जो करेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, उससे मैं उसको कनेक्ट करके फिर अपना नोट्स बनाऊंगा, अपडेट करूंगा अब, और उसके बाद ही आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं उसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे मैं उसको आप सबके सामने लाऊंगा। ठीक है, अब अब ये चीज़ें हैं कि ये भाई कभी चेंज नहीं होंगी, जो है सो यही है। तो इसलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो ये वायसराय थे, इनके टाइम पर 1872 में पहली बार हुई, और 1881 में लगातार कंटिन्यूस 10 साल पे जनगणना किया जाने लगा, 1881 से। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल पे हुआ, मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई कुल जनसंख्या का हिसाब किताब थोड़ा देख लिया जाए। इसमें अभी इस 10 वर्ष के अंतराल पे होने के क्रम में 2011 का हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है। 2011 का आधिकारिक यही हुआ है। 2021 में सबको पता है कि हम लोग क्या हो गए थे, कोरोना से ग्रसित हो गए थे सभी लोग, तो ये जनगणना नहीं हो सकी। और मतलब कि कोई भी ऑफिशियल हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, 2011 वाला ही अभी चल रहा है। ऑफिशियल जब जारी हो जाएगा मैं आपको अपडेट करूंगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमारे यहाँ की कुल जनसंख्या, यानी कि अपने प्यारे भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121.01 करोड़ मानी जाती है। मानी क्या जाती है, यही है। ठीक है, यही ऑफिशियली एग्जाम में भी पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, आपको यही बताना है कि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 121.01 करोड़। ठीक है, अब इसमें देख लिया जाए कि भाई सबसे ज़्यादा, जैसे अपने प्यारे भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने आपको बार बार ये बताया है कि ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, करेंट से अपने आप को हमेशा जोड़ के रखिएगा। मैं करेंट अफेयर भी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए चैनल पे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो है यूपी। ठीक है, और यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र। समझ गए आप, सबसे ज्यादा कहाँ, यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद अपना आता है प्यारा बिहार। भाई यूपी में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। आप सोच लीजिए, 121 करोड़ टोटल है, जिसमें से 20 करोड़ कहाँ पे है, लगभग यूपी में ही है। उसके बाद 11.5 करोड़ के आसपास है महाराष्ट्र में। क्लियर, और उसके बाद बिहार में आपको 10 करोड़ के आसपास है। लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा कभी कभी 10.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा कभी कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा कि 10, उसके बाद 10 चौके 40, मैंने इसे याद किया था, 99, और लास्ट में आता है 412। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 10,40,99,412, ये आपको याद रखना है डेटा। ये पूछता है, बीपीएससी में कई बार पूछा है, ये एग्जैक्ट बताइए, क्योंकि भाई कमीशन का परीक्षा है तो पूछ लेता है। तो आप ये देखिएगा तो 20 करोड़ जो है ये लगभग 16% के आसपास अकेले है यूपी में जनसंख्या पूरे भारत की। ठीक है, यूपी। ठीक है, इसके बाद अपना ये प्यारा बिहार। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जब जनसंख्या देख लिए, जनगणना देख लिए, तो भाई अगला टर्म हमारा आता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बड़ी मजेदार चीज है ये, जनसंख्या घनत्व क्या होता है।
क्या आपको पता है? तो अपने आप से पूछ के बताइए मुझे। तो कमेंट भी कर सकते हैं आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो। जनसंख्या घनत्व तो होता है भाई, जन मतलब आदमी, उनकी संख्या, और घनत्व मतलब कितनी घनी है। आप तोड़ के देख सकते हैं कितनी घनी है। तो इसका डिफिनेशन है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, क्लियर। अब ये 1 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होगा, मैथ में इतनी तो जानकारी होगी आशा करता हूँ कि भाई 1 किलोमीटर इधर और लंबाई और 1 किलोमीटर ही चौड़ाई। तो इतने क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो सब क्या है, वही एक्चुअल में जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, अब ये ज्यादा होगा तो अच्छी बात, या कम होगा तो अच्छी बात। तो आप अपने से सोच के बताइए कि पूरा एकदम जैसे पटना वटना में चले जाइएगा, दिल्ली वगैरह में, तो एकदम एक ही रूम में, एक ही क्षेत्र में देखते हैं कि सटे सटे से घर होते हैं, ऐसे कितने सारे खचाखच लोग भरे जाते हैं। तो वो सही है? या फिर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाइए, अपने ही गांव में देख लीजिए, आप जिस गांव में रहते हैं तो वहाँ पे व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक रहती है। जितना में यहाँ पे दिल्ली में, पटना में, इतने में जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, उतना में तो हम लोग के यहाँ गांव में एक भैंस रहती है, एक बकरी रहती है। तो ये वाला सही है या वो वाला सही है, डिसाइड आपको करना है। तो भाई ये एवरेज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि जनसंख्या घनत्व इतना कम हो कि दूर दूर तक लोग ही नजर नहीं आए। कि कौन से लोग, एक आदमी का घर यहाँ है तो अगले आदमी का घर पता चला कि 10 किलोमीटर दूर है, कभी मुलाकात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भाई, उनको समाज में रहना चाहिए और समाज की जरूरत पड़ती है, तभी वो बोल बतिया पाएगा एक दूसरे से, समझ रहे हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व उसका एक बड़ा फैक्टर है। तो जनसंख्या घनत्व आप समझ गए, तो देख लेते हैं कि भाई भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें कुल अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या से डिवाइड करिएगा कि तो आपका आएगा 382। 382 लोग, 382 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है। कहाँ पे? भारत में। अब ये तो हुई बात भारत की। देख लेते हैं कि भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है। तो भाई याद रखिएगा, उसमें अपना प्यारा बिहार ही आता है। कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर किसी का आता है तो वो है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो बिहार की है लगभग 1102, 1100, ये 6 है भाई, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद आता है ये वेस्ट बंगाल का, तो 1028। ये पूछा जाता है डेटा, यूपीएससी में कई बार पूछा है, और बिहार में जो भी परीक्षा होगा उसमें इम्पोर्टेंट ये है। और बिहार में ही क्या, सेंट्रल लेवल पे भी कोई होगा तो बिहार का सबसे ज्यादा है तो पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल का है तो पूछा जाएगा भाई, तो आप दिमाग में अपने रखेंगे। अगला पेज में ले लेता हूँ आपके सामने। और याद रखिएगा एक दिल्ली का भी पूछ लेता है कि भाई दिल्ली का कितना है। तो दिल्ली का जो है वो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा है दिल्ली का, तो दिल्ली का होता है 11,320। तो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, दिल्ली का भी जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा। देखिए कितने लोग भरे हुए हैं। कहाँ? बिहार का 1106 जो कि सब राज्यों में सबसे ज्यादा है, और दिल्ली का 11,320, खचाखच लोग पूरा एकदम भरे हुआ है। ठीक है, तो यह आप डेटा अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। क्या है अगला? जनसंख्या वृद्धि। इससे आप क्या समझते हैं? तो भाई ये किसी विशेष समय, ये भी विशेष समय, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया, यहाँ ये भी बताना था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो उस हिसाब से राज्य में सबसे ज्यादा बिहार का था, 1106, ये बिहार का है।
तो भाई सबसे कम कहाँ है? तो अब याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है भाई 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो किसी विशेष समय अंतराल में, किसी खास समय अंतराल में, या फिर किसी समय अंतराल में, अब ये समय अंतराल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत का ही ले लेते हैं 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के समय अंतराल में किसी देश या राज्यों के, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जैसा कि मैं लिख दे रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो आजकल लंबा हो जा रहा है, लेकिन आपको सुनते चलना है। किसी समय अंतराल में वो जो कि 10 वर्ष भी हो सकता है, किसी देश का मान लीजिए कि 5 वर्ष का भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना जो देश जिस हिसाब से अपना बनाया है, तय किया है मानक, किसी समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन भाई पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि जनसंख्या कभी कभी महामारी वगैरह पहले के ज़माने में आ जाती थी, तो जनसंख्या कम भी हो सकती है, जनसंख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोनों बातें आती हैं इसमें। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है ये चीज़ कि अब इसी के आधार पे इसमें जनसंख्या जो वृद्धि हम लोग पढ़े थे, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या भाई? एक होता है सापेक्ष, ठीक है, एक होता है सापेक्ष और दूसरा होता है निरपेक्ष। सापेक्ष दर, वृद्धि दर और एक निरपेक्ष। तो ये सापेक्ष का मतलब क्या हुआ भाई और निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? ये दोनों चीजें आपको जाननी चाहिए। निरपेक्ष का मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए कि अभी जनसंख्या 100 थी, 100 लोग थे। ठीक है, अगले समय अंतराल में क्या हो गई जनसंख्या? 110। तो ये निरपेक्ष है। तो इसमें क्या हुआ? 10 लोगों की वृद्धि, यानी कि 10 लोग, ये निरपेक्ष वृद्धि हुई। ठीक है, जैसे कि 121 करोड़ हमारी जनसंख्या है और अगले टेन्योर में देखा गया कि 140 करोड़, जैसा कि अभी कहा था, मान लीजिए 141 करोड़, तो ये 20 करोड़ क्या हुआ? निरपेक्ष वृद्धि। और सापेक्ष क्या हुआ भाई? दर क्या हुआ? तो आप लगा लीजिए कि मान लीजिए कि 100 जनसंख्या थी, 100 लोग थे, और ये दर है 110 हो गया अगले टेन्योर में, समय अंतराल के बाद। तो कितनी बढ़ी? 10। किससे बढ़ी? तो बटे में 100 गुणे 100। ये परसेंटेज है, ये 10% सापेक्ष भी है। ठीक है, और ये निरपेक्ष। निरपेक्ष में एग्जैक्ट आपको क्या करना है कि करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर का, सब प्रीवियस जनगणना का पहले वाले जनगणना को घटा देना है। जैसे अभी मान लीजिए क्या आता है रिपोर्ट की 141 करोड़ हो गई है, तो पहले 121 करोड़ थी, तो 20 करोड़ क्या हो गया? निरपेक्ष वृद्धि हो गया। अब इसी को परसेंटेज में देख लीजिएगा, तो परसेंटेज के हिसाब से भी इसको देख लेते हैं। मान ये एक डेटा है, अनुमानित डेटा है 140 करोड़ वाला, कि भाई कितना बढ़ा? तो 20 करोड़। 121 था, 141 हो गया, तो 20 करोड़ किससे बढ़ा? तो 121 से गुणे 100 कर दीजिएगा। ये जो डेटा आएगा आपका क्या है? सापेक्ष वृद्धि दर होगा। ठीक है, क्लियर? अब देख लेते हैं भाई जन्म दर क्या होता है। ठीक है, यही वार्षिक वृद्धि दर भी यही हो सकता है। वार्षिक वृद्धि दर, जैसे कि मान लीजिए कि अभी 100 है, ये जो 10% मैंने निकाला, ये वार्षिक वृद्धि भी तो इसको कहेंगे आप। प्रति वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी है, वार्षिक वृद्धि दर यही है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि इस ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या जो है वृद्धि के या कमी के, जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या है? क्या इसके फैक्टर्स हैं भाई? तो आप देखिए जन्म दर पे, ये जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, प्रवास, इन 3 चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब जन्म बहुत ज्यादा होने लगा तब भी गड़बड़ है, तब भी फर्क पड़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु हो गया
तो भी दिक्कत है। मृत्यु दर अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मृत्यु होने लगी तो जनसंख्या कम होने लगेगी। और प्रवास, तीसरा है प्रवास। तो प्रवास कैसे है भाई? तो प्रवास का मतलब होता है, मान लीजिए कि अभी भारत में लोग थे जो 121 करोड़ की बात कर रहे थे कि 2011 के जनगणना के अनुसार, और इसमें से पता चला कि 20 करोड़ चले गए सऊदी अरब काम करने, जाते ही लोग, कुछ लोग चल गए अमेरिका। तो ये जनसंख्या क्या हो गई? आपकी कम हो गई यहाँ पे रहने वाली। मतलब दूसरे क्षेत्र में जाके लोग प्रवास कर गए, वहां लोग चले गए। अभी प्रवास राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, इतना समझ गए होंगे आप। तो ये जन्म दर जिसकी बात कर रहे थे अभी, ये जन्म दर होता क्या है, ये आपको सोचना है और बताना है मुझे। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, जन्म दर क्या होता है। ये एक बार लिख देंगे ना अगर कमेंट बॉक्स में, तो आप समझ लीजिए कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। वैसे वीडियो आप 5 बार देख लीजिएगा, 4-5 बार, तो भी आपको कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन आप लिख दीजिएगा तो एक ही बार 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वर्ष में जन्म दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित व्यक्तियों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का, व्यक्ति का जन्म नहीं होता, बच्चों का होता है, जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। परिभाषा आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। ठीक है, अब मृत्यु दर क्या होता है? तो वही बात है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या, मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर होती कहलाती है। ठीक है, क्लियर? अब भाई जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या जो है उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप मृत्यु दर को ज्यादा कर दीजिए। जन्म दर को थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन मृत्यु दर तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। पता चला कि दादाजी जो भी बूढ़े बूढ़े हो गए उनको निपटा दिया सब, ये सब काम नहीं करना है। ये हंसने वाली बात थी। मृत्यु दर और जन्म दर का दोनों का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। मृत्यु दर को आप जितना कम से कम हो करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जन्म दर को भी कंट्रोल में रखिएगा। ये नहीं कि एक आदमी है उसका 6-6, 8-8, 10-10 क्रिकेट टीम पूरा पैदा कर दिए तब भी दिक्कत है। अब प्रवास क्या कहलाता है ऑफिशियली मैंने बताया था, तो वैसे तो समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो सकता है। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना ही क्या कहलाता है? चले जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास कहलाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं भाई। आगे अगला अपना सब टॉपिक है आयु संरचना। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान रखते हैं। आयु संरचना का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको 3 वर्गों में हमने बांटा है। क्या भाई? तो 0 वर्ष से लेके 14 वर्ष, मतलब कि पैदा जन्म से लेके 14 वर्ष की बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, पहले का लेक्चर सारा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत क्लियर से समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस पहले का लेक्चर देख के आइए। 15 वर्ष से 59 वर्ष, उसके बाद ये हो गए 60+। अब भाई 0 से 14 ये तो बच्चे होते हैं कि बालक होते हैं, सरकार इनसे कोई काम नहीं लेती है। 15 वर्ष से 59 वर्ष वाली जो है वो उसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, यही जो है पूरी इकोनॉमी का आधार होते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या 15 साल से लेके 59 साल वाले। तो अब भाई इन लोग ये
ये क्या है 0 से 14 वाले, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो उत्पादनशील नहीं होते। क्या ये उत्पादनशील होते हैं? नहीं, उत्पादनशील नहीं होते हैं, लेकिन ये उत्पादनशील होते हैं। ये सब आपको दिमाग में रखना है, ये सब जो है ये आएंगे परीक्षा में, अच्छे अच्छे एग्जाम दीजिएगा तो, ठीक है। इनको क्या चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए, सबको चाहिए वैसे तो, लेकिन इनको ये डिपेंडेंट हो रहेंगे ना कि अपने माता पिता पे, भोजन, वस्त्र, आवास इनको चाहिए, ठीक है। अब व्यस्त जो है ये देश की अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं? ये रीढ़ होते हैं, ये रीढ़ होते हैं अर्थव्यवस्था के। कौन? कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। इसी के इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? 60+ वाले ये ठीक इसी तरह के हो जाते हैं, अधिकांश, सारे नहीं लेकिन अधिकांश, अधिकतर समूह इसमें क्या होता है? उत्पादक नहीं होता है, अधिकतर, मैक्सिमम रिटायर हो जाते हैं लोग भाई 60+ के बाद, उसके बाद वो अपना पेंशन वगैरह पे जीवित रहते हैं अपना। हालांकि ये अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि ज्यादा ज्यादा इसमें लोग उस तरह के नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आयु संरचना, इसका देश में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। चीन में यही जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 साल वाली, ये वाली जनसंख्या हो गई थी कम, तो उसने, जैसे हमारे यहाँ हम दो हमारे दो चलता है ना, हम दो हमारे दो, ये नारा, तो वहां पे कर दिया हम दो हमारे तीन, क्योंकि ये जनसंख्या कम हो गई थी। पता चला कि बच्चे और बूढ़े ही ज्यादा वहां पे होने लगे, काम करने वाला तो है ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है। तो वहां पे 3 का पॉलिसी लाया था चीन अभी कुछ 1-2 साल पहले। चलिए आगे देख लेते हैं, लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात क्या होता है भाई, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब भाई महिलाओं की संख्या कम होते जा रही है, आपको पता है, लोग बेटियां नहीं चाहते अधिकांशतः, गरीब गरीब क्षेत्रों में बेटियों को भार समझते हैं, तो यही है, इसीलिए लिंगानुपात थोड़ा पढ़ना है हम लोग को। प्रति 1000 पुरुषों पर क्या है? महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ये हो गया परिभाषा। अब देख लेते हैं भारत में लिंगानुपात। भाई देखिए, शादी करने के लिए अगर ये 1:1 रहा है, यानी कि 1 पुरुष 1 महिला, 1000 पुरुष तो 1000 महिला भी होनी चाहिए, तभी ना बैलेंस रहेगा। शादी ब्याह करने कहाँ जाओगे हैं? गड़बड़ हो जाएगी ना। होना ये चाहिए, लेकिन अब देख लीजिए है कितना। तो अपने भारत की ही बात कर लेते हैं, तो 1000 पुरुष हैं तो 943 यहाँ पर महिलाएं हैं। आप सोच लीजिए, 943 महिलाएं हैं। तो भाई ये जो 57 लोग हैं कहाँ जाएंगे? इनकी शादी यहाँ कैसे होगी? मामला गड़बड़ है, इसलिए इसको बैलेंस रखना जरूरी है। समाज के ये दोनों जो पुरुष और महिलाएं जो हैं, इनको इनकी संख्या में समानता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ पे लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात का लिटरेसी रेट से बहुत संबंध है। जहाँ पे लोग जागरूक होते हैं, शिक्षित होते हैं, वहां पे जो 1000:1000 का जो रेशियो है, यानी कि 1:1 का जो रेशियो है, 1 पुरुष 1 महिला का, ये अपना वो लोग बैलेंस करके रखते हैं। बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से शिक्षा दीजिए, उनका पालन पोषण करिए, वो हमेशा आपके काम आएंगी, हमेशा आपकी मान मर्यादा इज्जत को हमेशा इम्प्रूव करेंगी, बेहतर काम करेंगी, चाहे बेटा हुआ या बेटी, ठीक है। तो ये वाली चीज उनके दिमाग में रहती है। लेकिन ये गरीब पिछड़े जो लोग होते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बदल जाता है। वहां पे लोग चाहते हैं कि भाई बच्चा लड़का होना चाहिए, जो भी बच्चा वो लड़का हो। क्या भाई? तो अर्थी को आग कौन देगा? अब बताइए, ऐसी ऐसी चीजें मरने तक का पहले से ही सोच के रखते हैं कि भाई मरेंगे तो कंधा कौन देगा, ठीक है। ये सब हिसाब किताब है, हंसी मजाक वाली चीजें हैं, लेकिन ये है, समाज में ये चीज है, इसको खत्म करना है। चलिए आप भी इसमें हेल्प करिए, लोगों को शिक्षित बनाइए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब 2011 का जनगणना का रिपोर्ट है, उसके अनुसार हम लोग बताएं क्या कि भारत में 943 जो है वो क्या है? महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर।
तो भाई देख लेते हैं अपने प्यारे बिहार में क्या स्थिति है। तो भाई बिहार में और गड़बड़ है थोड़ा। 1,000 पुरुष है ना, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है 918 ही है। अब सोच लीजिए कि 918 है तो ये 82 लोग कहाँ जाएंगे। मामला गड़बड़ है ना। भाई केरल शिक्षित राज्य है। केरल में जो है वो 94% के आसपास वहाँ पे लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। तो वहाँ पे 1,084 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। अब देख लीजिए यहाँ पे महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। तो भाई अब आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि 1,000 कितनी है, 84 महिलाएं हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि साक्षरता से बताया था कि इसका क्या संबंध है। तो भाई ये साक्षर व्यक्ति कौन है, साक्षर किसे कहते हैं। तो ये बड़ा ये यूनिक सा इसका डिफिनेशन है। हमें लगता है साक्षर का मतलब कि एकदम सब कुछ उसको आता हो, पूरा एकदम दिमाग खुला हुआ है और नौकरी चाकरी करने वाला है, इस तरह की सोच आती है हमारे मन में, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। साक्षर व्यक्ति वो है जो 7 या 7 से अधिक की उम्र का हो और किसी भी भाषा में, किसी एक भाषा में, कम से कम किसी एक भाषा में, यहाँ पे लिख दीजिए कम से कम, ये डिफिनेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से, कम से कम किसी एक भाषा में, ठीक है, कम से कम किसी एक भाषा में पढ़ या लिख सकता है। ठीक है, पढ़ या नहीं, पढ़ और मतलब कि पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। पढ़ना भी आना, ये नहीं कि पढ़ रहा है लिख नहीं रहा है, तब गड़बड़ है। पढ़ भी सके और लिख सके, वही व्यक्ति क्या है, साक्षर है। तो सोच लीजिए कि ये कितना नीचे का वो चीज रखा हुआ है, उसके बाद भी जो साक्षरता दर है वो बहुत कम होती है। तो यानी कि कितना समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। कि साक्षर सिर्फ उसी को कह देंगे जो 7 या 7 से अधिक उम्र का हो और किसी एक भाषा में, भाई वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो भी है, उसमें पढ़ सके और लिख सके, बस यही है। तो अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको भी देख लेते हैं। जो भारत में साक्षरता दर है वो 74.04% है, 74.04%, जिसमें पुरुषों की जो है वो 82.14% साक्षरता दर है। पुरुष तो भाई इतने पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन महिलाओं के देखिएगा तो ये 65% के आसपास ही पढ़े हैं। ठीक है, ये दिक्कत वाली बात है। 65.46% महिलाएं, ये मेल ये फीमेल, थोड़ा कम हो गया मामला, हिसाब किताब यहाँ पे कम है। अब ये तो हुआ पूरे भारत का, ये पूरे भारत का हिसाब किताब है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप अपने प्यारे बिहार की बात करें तो थोड़ा और गड़बड़ दिखता है स्थिति। ये हालांकि अब तो ठीक हो गई है स्थिति, ये पहले का डेटा है। बिहार की देखें तो यहाँ पे भाई 61.8% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब इसमें पुरुष वर्ग जो है वो भाई 71 मतलब 72% के आसपास है, 71.2 है। ठीक है, तो ये और गड़बड़ दिखता है, थोड़ा कम है। हालांकि 2011 की रिपोर्ट है। एक तो बिहार में 61.8% लिटरेसी रेट है, उसमें से पुरुषों का 71.2% है और महिलाओं का थोड़ा सा स्थिति और गड़बड़ है, 51.5% ही यहाँ पे उनका लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो ये कम है बहुत ज़्यादा। इसीलिए सरकार देख रहे हैं कि यहाँ पे पंचायती राज में 50, इनको आगे लाने के लिए 50% का आरक्षण इनको दिया गया है। जॉब में अपने अपने यहाँ बिहार में अपने यहाँ 35% इनको आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, साइकिल योजना, बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाएं आगे आए, इनका सशक्तिकरण किया जा सके। ठीक है, तो ये स्थिति है भाई अपने प्यारे बिहार की। चलिए धीरे धीरे हम लोग सुधार कर लेंगे। अब देख लेते हैं, नया पेज ले लेता हूँ कि व्यावसायिक संरचना क्या होती है। जो लोग, कार्यशील जनसंख्या जो थी, आखिर वो किन क्षेत्रों में काम करते हैं। अब यही बचता है व्यावसायिक संरचना। इसको भाई व्यवसाय करने की इस संरचना को 3 खंडों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
ठीक है। तो प्राथमिक का मतलब होता है कि प्रकृति में जो भी हमारे पास संसाधन है, प्रकृति ने जो भी संसाधन दिए हैं, जैसे कि भूमि हो गया, ठीक है, मिट्टी वगैरह, तो भूमि से क्या आप काम कर सकते हैं? खनन का काम कर सकते हैं, ठीक है, कृषि संबंधी काम कर सकते हैं। तो ये सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में, जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द्वितीयक सेक्टर। तो द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पशुपालन भी आ जाएगा प्राथमिक में, ठीक है। तो आप उसी दूध से यहाँ पे मिठाई बनाने का कोई उद्योग लगा दिए, तो क्या हुआ, द्वितीयक सेक्टर हो गया, मिठाई का, मिठाई बनाना, ठीक है। अब इसमें आपका उद्योग धंधा आ जाएगा, उद्योग, कोई भी उद्योग धंधा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, विनिर्माण जिसको कहते हैं, मोबाइल कंपनी है, मान लीजिए कि एप्पल कंपनी है, ठीक है। तो भाई एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हब एक बेंगलोर में खोला है, तो किस किस सेक्टर के अंदर आएगा? द्वितीयक सेक्टर के अंदर। तो अब देख लेते हैं तृतीयक सेक्टर क्या है भाई। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये मैं आपको एक सेवा दे रहा हूँ, तो इसमें सेवा क्षेत्र आता है, ये सेवा ही तो है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है? सेवा क्षेत्र। परिवहन, परिवहन कैसे भाई? तो ऑटो वाला, बस वाला आपको लेके कहीं जाता है, तो क्या कर रहे हैं आप? परिवहन कर रहे हैं। तो वो भी ऑटो वाला पैसे लेता है, पैसा सेवा क्षेत्र में पैसा ले दिया जाता है, वो बात नहीं है। परिवहन में आप पैसा देंगे, लेकिन मैं भी चाहूँ तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो पैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, तो एक सेवा दे रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। लेकिन परिवहन में जो ऑटो वाला पैसा लेता है, वाजिब है, वो लेना भी चाहिए, लेकिन ले रहा है तो ये सेवा दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? सेवा दे रहे हैं। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, बैंक में, तो बैंक के कर्मचारी आपको क्या दे रहे हैं? अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। क्लियर? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब चलिए, प्राथमिक में कृषि आ गया, द्वितीयक में आ गया आपको विनिर्माण उद्योग, उद्योग धंधे, और तृतीयक में क्या आ गया? परिवहन, सेवा क्षेत्र जो भी है, बैंकिंग, ये सब तृतीयक सेक्टर हो गया। अब आगे देख लेते हैं भाई कि इसमें तो जनसंख्या ही काम करेगी ना, तो जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी, वही जनसंख्या क्या करेगी? इन सेक्टरों में लगी रहेगी, काम करेगी, उत्पादन को बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा मुद्रा का निर्माण कर पाएगी, ठीक है। तो भाई अब इनके लिए, ये जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, कब लाया भाई? तो 2000 में लाया। कब? 2000 ईस्वी में। अब इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को हम लोग याद रखेंगे, कब लाया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति? 2000। इसमें जनसंख्या को संतुलित करने का, बैलेंस करने का प्रयास किया गया, ठीक है। यही चीजें हैं भाई इस चैप्टर में। इस नीति के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य था भाई कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद परिवार नियोजन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना, परिवार नियोजन, ठीक है, लोगों को अवगत कराना भाई कि लोगों के 10-10 बच्चे ना हो जाए, ठीक है। और 2045 तक, है ना, जनसंख्या को स्थिर करना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब समान अनुपात में, जैसे जो मैं बात कर रहा था कि 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं, इस तरह की जो आदर्श चीजें हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा सफल बना लिया जाए। तो ये 2045 तक का इसमें टारगेट रखा गया। ये कब तभी पूरा होगा ना, जब महिलाओं को, पुरुषों को गर्भ निरोधक गोलियां, ये कंडोम वगैरह जो भी होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाए, इनका यूज करने से उनको अवगत कराया जाए। तो इन चीज़ों से, नसबंदी वगैरह के बारे में बात किया जाए, कैसे होता है, क्या होता है ऑपरेशन करके, तो इन चीज़ों से उनको मतलब अवगत कराना है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, उसके बारे में जानकारी देना महिलाओं को, तब ये चीज़ें हम लोग क्या कर पाएंगे? सफल कर पाएंगे। चलिए, ये ज्योग्राफी का ये 6 to 9 में आखिरी चैप्टर था। इसके बाद में और एक वर्जन लाऊंगा, 9 to 12 वाला अपग्रेडेड वर्जन।
उसमें हम लोग मिलते हैं। लेकिन कल मैं पॉलिटी आपको पढ़ाने वाला हूँ और साथ में मैथ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।